हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे विच इज़ यूनिट 17 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की, जो कि है यूनिट 17 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये यूनिट शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। देन वी विल स्टडी अबाउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। देन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको इस यूनिट में कवर अप करना है। और इसके अलावा एक और टॉपिक है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस यूनिट में कवर अप करेंगे। प्रीवियस काफ़ी सारे यूनिट्स में हमने जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो है बहुत कुछ पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों के पास ये पावर आ गया था जब ब्रिटिशर्स वगैरह हट गए थे, और हमारे जो इंडियंस जो थे वो जब रूल करने के लिए वो मेजर पोस्ट पे वगैरह आए, तो हमारे पास ये चीज़ था कि हम किस तरीके की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। एंड हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, एंड हम लोगों ने चुना कि अपनी कंट्री का स्थिति को देख के हमने ये सोचा कि लेट्स चूज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोगों ने किस तरीके से इस सिस्टम को, द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने किस तरीके से चुना था, वो सब हमने जो है प्रीवियस यूनिट में ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। एंड ये मिक्स्ड इकोनॉमी के चुनने से, मिक्स्ड इकोनॉमी में था क्या, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था जिसका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एंड दैट वाज योर पब्लिक सेक्टर। जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे थे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। एंड जब पब्लिक सेक्टर जब मेजर रोल था, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स भी था, एक्सेसिव कंट्रोल था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, बहुत ही ज़्यादा जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपको कोई नया काम या नया बिजनेस भी शुरू करना है, उसके लिए भी इतना ज़्यादा चक्कर काटना पड़ता था एंड इतना ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, तो गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई हमने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल वगैरह बना के रखा हुआ है, उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, भले ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट डेवलपमेंट आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो इसके लिए क्या किया गया कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, वो लोग प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी सोचने लग गए। दे थॉट कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे लेके आते हैं, जिससे कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा कंपटीशन भी मिलेगा और थोड़ा जो है नए नए चीज़ें को भी हमको देखने को मिलेगी, एंड वो भी जो है हमारे जो है डेवलपमेंट में, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी जो है पार्टिसिपेट करेगा। ये इनिशियली हमने शुरू किया था, एंड उनको आने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए जो है हमने काफ़ी सारे जो रूल्स हैं, ये जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हमने बना के रखे हुए हैं, इन सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स को हमने 1985 के दौरान जो है हमने इनको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया था, एंड इसके कारण प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी जो है धीरे धीरे आने लग गए थे। बट 1991 में जो है एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, एंड उस मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण गवर्नमेंट को लगा कि भाई हमें इकोनॉमिक पॉलिसी में ही कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भी गड़बड़ हो रहा है एंड पूरा क्राइसिस टाइप का सिचुएशन आ गया था। एंड इसी के चलते जो है 1991 में आप जब देखोगे, 1991 में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स, ये मतलब हमारा जो हिस्ट्री है ना, पूरे हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक रिफॉर्म है जो हमने किया था, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हम लेके आए थे। एंड इस यूनिट में हम इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो 1991 में क्या क्या चीज़ें हुआ, वो सब हम इस यूनिट में कवर अप करेंगे। अब हम देखते हैं कि भाई वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको आने का नीड क्या था, व्हाट वाज द नीड फॉर इट, नीड टू अडॉप्ट ऑल दीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
इकोनॉमिक पॉलिसी का नीड क्या था उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत जो डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी में बहुत पहले से, उसमें जो मेन फोकस था, मेन रोल जो था वो पब्लिक सेक्टर का ही था। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर ही जो है हमारा जो है ग्रोथ में जो बेस वगैरह फॉर्म करने का रोल जो था यही करता था एंड पब्लिक सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। सो एज अ रिजल्ट जो था उस टाइम जो भी प्राइवेट सेक्टर जो धीरे धीरे आ भी रहे थे उनको पब्लिक सेक्टर से अलग करके रखा हुआ था। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंदर जो है क्लियर डिमार्केशन था कि भाई पब्लिक सेक्टर जो है कौन कौन से इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर होंगे, कौन कौन से इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अंडर होंगे। यानी कि ऐसे इंडस्ट्री जो कि पब्लिक सेक्टर में है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो क्लियरली पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर का डिमार्केशन जो है एकदम क्लियर था एंड दोनों जो है एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर बनाया गया था कि भाई ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जो है ऐसे इस एरिया में जो है खाली पब्लिक सेक्टर ही जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएगा एंड जो है सेकंड जो एरिया है उसमें खाली जो है प्राइवेट सेक्टर ही जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो ये जो है इनिशियल स्टेजेस में जो है ये सब काम जो चल रहा था। अब ये इसलिए किया गया था कि क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना पब्लिक सेक्टर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, प्राइवेट प्लेयर्स उस टाइम नए नए आए ही थे, ये लोगों को ज़्यादा उस टाइम ना एक्सपीरियंस था ना उनके पास उतने रिसोर्सेज थे, ये सब चीज़ें प्राइवेट वालों के पास उस टाइम नहीं थे। बट पब्लिक सेक्टर जो था वो वेल एस्टैब्लिश्ड था, उनके पास पैसा था, रिसोर्सेज था, हर चीज़ था। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें हर चीज़ उनके पास था। तो इनिशियली जो है ये डिमार्केशन इसीलिए किया गया था ताकि मेन फोकस जो मेन एरियाज है, मेन सेक्टर्स है, वहाँ पे हम जो है पब्लिक सेक्टर से ही काम करवाए, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट सेक्टर जो है कुछ भी उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं था। बट ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर जो है धीरे करके ह्यूज फंड जो है वो एक्यूमुलेट करता चला गया एंड उसके पास जो है इतना ज़्यादा फंड हो गया कि वो लोग जो है इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उस टाइम। एंड उस टाइम ये लगा कि भाई कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थे पहले। तो ये देखा गया कि भाई जब प्राइवेट प्लेयर्स के पास जो है इतना पैसा वगैरह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम इनको क्यों नहीं अलाउ करते कि भाई तुम भी कैपिटल गुड सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करो, तुम भी जाके जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के एरिया में इन्वेस्ट करो। उनको हम अलाउ क्यों नहीं करते, पैसा तो है उनके पास। तो ये सोच के हमारे गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इनको भी अलाउ तो करना चाहिए, पैसा है इनके पास तो इनको भी अलाउ क्यों नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो है अगर इसको अलाउ करना होता तो हमें क्या हटाना पड़ता, जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगा रखा था कि भाई उन एरियाज में खाली पब्लिक सेक्टर ही जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमें रिमूव करना पड़ता। सो वो जो रिमूवल है ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो जो चीज़ जो है हम जो है धीरे धीरे हटाते चले गए, वो चीज़ें हम लोग हटाए एंड उसी को हम क्या नाम दिया हमने, इट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अर्लियर प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप इन जगहों पे ही जो है आप जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट वो लिबरलाइजेशन के आने के बाद जो है चेंज हो गया। हमने जो है जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर पे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने रिमूव कर दिए। सो ये पहला पॉइंट हुआ जिसके कारण हमें जो है नीड फील हुआ कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। दिस वॉज योर फर्स्ट। So the second reason was MRTP Act. MRTP Act यानी कि Monopolies and Restrictive Trade Practices Act। अब ये एक्ट के अंदर जो है हमारे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि जो भी बिग बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मतलब कि 100 करोड़ का, 100 करोड़ से ज़्यादा का। अ बिजनेस हाउस विथ एसेट्स वर्थ 100 करोड़ हैड टू सीक क्लियरेंस फ्रॉम MRTP कमीशन। तो जितने भी ऐसे बिग बिजनेस हाउसेस थे जिनका एसेट 100 करोड़ से ऊपर का है, तो उन लोगों को जो है क्लियरेंस लेना पड़ता था जाके इन MRTP कमीशन से, अगर उनको जो है एक्सपेंशन करना हो या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो। तो उनको ये लगा कि भाई देखो बिग बिजनेसेस होते हैं, उनका ऑब्वियसली एसेट 100 करोड़ से ऊपर का ही होता है।
तो वो लोग बार बार हर इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियरेंस सीख करें। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा, एक तो ये क्लियरेंस इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्लियरेंस अभी दिया तो थोड़ी देर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियरेंस में टाइम भी लगता है, गवर्नमेंट का काम है तो टाइम तो लगेगा ही। तो उससे जो है बिग बिजनेस हाउसेस को लगता था यार ये क्या, हम लफड़े में फंस गए। तो वो जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते थे यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर क्लियरेंस लो, भागते रहो इनके पीछे, एमआरटीपी कमीशन के पीछे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम क्यों उसके जगह कहीं और ही जाके इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते। तो वो चीज़ों के कारण जो है गवर्नमेंट को लगा कि भाई है इस सब रिस्ट्रिक्शन से जो है ये लोग तो भाग जाएंगे, बिग बिजनेस हाउसेस जिनका 100 करोड़ से ऊपर का जो एसेट वगैरह है, ये लोग तो भाग जाएंगे, ये लोग इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे इंडिया में अगर, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा टफ सा कर रखा है, क्लियरेंस वगैरह का लफड़ा लगा रखा है। तो इट वॉज फेल्ड दैट जो एमआरटीपी रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड है एंड वो प्रिवेंट करता है बिग बिजनेस हाउसेस को टू एंटर इनटू ऑल दीज एरियाज दैट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। सो ये जो 100 करोड़ का जो बात है ना, 100 करोड़ का एसेट वाला बात, यही बहुत ज़्यादा इरेशनल लगा हमारे गवर्नमेंट को। एंड हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है इस रिस्ट्रिक्शन को हटाएंगे। अगेन इस रिस्ट्रिक्शन को हटाना, आपको पता है रिस्ट्रिक्शन को अगर जब भी हम हटाते हैं तो दैट फॉर्म्स योर पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ओके, सो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर लिबरलाइजेशन। एंड यहाँ पे भी ये हुआ कि एमआरटीपी एक्ट में ये जो 100 करोड़ का जो लगा हुआ था पंगा, जिसके कारण बिग हाउसेस को क्लियरेंस वगैरह सीख करना पड़ता था, उसको हटाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो है लिबरलाइजेशन इस यहाँ पे भी किया एंड इसको रिमूव किया। सो दिस वाज द सेकेंड रीज़न जिसके कारण जो है नीड फील हुआ कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज़ में भाई चेंज तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर इश्यू है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न था उसमें गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि भाई हम जो है मोनोपोली, देखो मोनोपोली बैड अच्छी चीज़ नहीं है कि कोई एक जो चीज़ है, एक फर्म जो है या फिर एक कोई बहुत बड़ा फर्म सब चीज़ को कंट्रोल करे, दैट इज़ बैड थिंग। सो गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो है मोनोपोली को प्रिवेंट करते हैं एंड उसने जो है प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली को हटाने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स वगैरह, टफ रूल्स वगैरह उसने लगा रखे हैं। बट उसने जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उस पर ये रूल्स नहीं लगा रखे थे, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर में आपको जो है मोनोपोली उस टाइम देखने को मिला था। सो मोनोपोली चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में ही क्यों ना हो, दैट इज़ अ बैड थिंग। तो यहाँ पे अगेन जो है जितने भी इंडस्ट्रियल लॉबीज थे, जितने भी इंडस्ट्रियल बिजनेसेस थे, उन सबको लगा कि भाई ये जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली चल रही है ना वो बंद करना पड़ेगा। एंड वो बंद तभी होगा जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस लाओगे। अगेन दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड अगेन ये इट वाज अगेन वन ऑफ द नीड्स फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। द नेक्स्ट रीज़न वॉज दैट इंडिया में जो है, इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि हमने जो, अगर हम बाहर देखें, बाहर विदेशों में देखें तो बाहर कंट्रीज़ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा तरीके से जो है सब लोग यूज़ कर रहे थे एंड वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह तक आ गया था। एंड इंडिया में जो है हम लोग भी चाहते थे कि भाई मॉडर्नाइजेशन आए, हम लोग भी चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारा भी प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह बढ़े और हम जो है वर्ल्ड को टक्कर दे पाए। क्योंकि अगर हमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह करना है, अगर हम चाहते हैं कि बाहर के प्लेयर्स इंडिया में आए यार, हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जाए, तो उसके लिए जो है हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हो। सो उन सब के लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी एंड थोड़ा हाईटेक वगैरह बनाने के लिए भी जो है ये चाहिए। हमें जस्ट वर्ल्ड का जो कंपटीशन था उसको टक्कर देना था एंड उसको टक्कर देने के लिए आपको लेटेस्ट हर चीज़ चाहिए। तो इसलिए जो है नीड अगेन फील हुआ कि हमारे जो पॉलिसीज़ है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है एंड हमें ज़रूरत है उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की। इसके अलावा पूरा का पूरा वर्ल्ड में जो है एक इंटीग्रेशन का एक नया चीज़ दौर शुरू हो गया था एंड इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में जो था ये एमएनसीज जो है ये मेजर रोल प्ले कर रहे थे
एमएनसीज को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि एमएनसीज के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है एंड ये लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट करते थे, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी कंट्री आप ले लो, वो जगह जगह जाके जो है ये एमएनसीज इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर हम जो है अपने थोड़े से ये रिस्ट्रिक्शंस लगा के अगर हम इन लोगों को रोके, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यही एमएनसी एबीसी ये अगर आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने इंडिया में एंड यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, एंड उसने देखा कि भाई वो 100 करोड़ वाला क्लॉज लगा हुआ है, तो वो देख के ही वो सोचेगा अरे यार अब इनके जो कमीशन है, इनके गवर्नमेंट वगैरह के पीछे पड़ना पड़ेगा और ये रिस्ट्रिक्शन और ये सारा पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा, तो ये इनको हैसल सा लगता है और ये सोचेंगे कि यार क्यों इन्वेस्ट करे, इतना लफड़ा लगेगा, मेरे पास पैसे मैं किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ, सिंगापुर में जाके मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके के, तो इससे हमारा बिजनेस देखो जा ही रहा है, तो एंड वी डोंट वांट दैट। ग्लोबलाइजेशन में सारा वर्ल्ड जो है एक हो रहा था, सारे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो है डिफरेंट कंट्री से एक दूसरे के साथ कर रहे थे, हम लोग भी जो है उन सबका हिस्सा होना चाहते थे। बट यहाँ पे भी देखो इसके अलावा ये तो बेसिक चीज़ है, इसके अलावा जो बहुत सारे जो है टैक्सेशन में भी हमें चेंजेस लाने थे, बहुत सारे जो ड्यूटीज़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसको भी जो है हमको चेंज करना था, क्योंकि वो भी जो होता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, अगर आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हो तो आपके जो ग्लोबल बॉडीज़ है ना उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, उन सबके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कस्टम ड्यूटीज़ ये सब में ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बना रखे हैं एंड आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह दूसरे कंट्री के साथ कर सको। तो हम लोग भी ये चाहते थे, बीइंग इंडियंस वी वांटेड कि हम भी जो है एक फ्री ट्रेड कर सके, हम भी जो वो वर्ल्ड इकोनॉमी, ये जो वर्ड आता है ना वर्ल्ड इकोनॉमी, एक होता है इंडियन इकोनॉमी और एक वर्ल्ड इकोनॉमी। सो हम इस वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट होना चाहते थे, हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, हम भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे इन सब से। तो इन सब के कारण जो है चलते चलते जो है हमें अगेन नीड फील हुआ कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लास्टली हुआ क्या था कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन और यूरोपियन अदर ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़ का, तो वहाँ से जो है वो जो सोशलिज्म का जो अपील है ना वो लूज़ होता चला गया था। 70 ईयर्स के बाद भी जो सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था। उससे जो है सोशलिज्म उन सब से ना जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उन लोगों का कुछ ना इंक्रीज हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट सोशलिज्म जो है चाइना ने भी अडॉप्ट किया एंड मर्जर हुआ ईस्ट जर्मनी का विथ वेस्ट जर्मनी। तो इन सब से जो हमारा जो सोशलिस्ट सिस्टम है उस पर से भरोसा जो है वो उठता चला गया। बट अगेन जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स का जो है इम्पॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है ना वो प्रॉफिट मोटिव होता है। एंड प्रॉफिट मोटिव से अगर आपका प्रॉफिट मोटिव हो ना तो आपका इन्वेस्टमेंट भी खतरनाक लेवल का होता है। तो वो लोग इकलौते ऐसे लोग थे जो कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे एंड वो रिड्यूस करना चाहते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, प्लस टेक्नोलॉजी को फोकस करना चाहते, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज करो। तो ये मोटिव क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का था तो हम भी चाहते थे हम भी प्राइवेट सेक्टर को जो है पूरी की पूरी तरीके से अच्छे से मौका दे कि वो लोग भी आके जो है डेवलपमेंट में, हमारे इंडियन डेवलपमेंट में, जो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट है उसमें वो लोग भी जो है हेल्प वगैरह अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। सो इन्हीं सब के चलते ये सारे रीजंस हैं, मेन रीजंस है जिसके चलते हमें लगा कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का आना तो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या क्या पॉलिसीज़ है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.